हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डे 4। इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। सभी ग्रह में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ए सर्कुलर पाथ, बी रेक्टेंगुलर पाथ, सी एलोंगेटेड पाथ, डी नन ऑफ दिस। सर्कुलर यानी कि गोलाकार पाथ, बी रेक्टेंगुलर यानी आयताकार पाथ, डी एलोंगेटेड यानी कि दीर्घवृत्ताकार पाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा सी एलोंगेटेड पाथ, दीर्घवृत्ताकार पाथ। ये कैसा पाथ होता है हमारा? सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण तरह से गोल हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, और एलोंगेटेड मतलब थोड़ा ओवल शेप में, जो बीच में से कम चौड़ा हो और साइडों में से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि ऐसे होते हैं हमारे, इनकी यहाँ से तो इनकी चौड़ाई कम होती है और यहाँ से इनकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये यहाँ से तो देखो कम दूर है, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, ये यहाँ से कम दूर है, लेकिन यहाँ से इनकी दूरी ज़्यादा है। इन्हीं को हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलोंगेटेड पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। ध्रुव तारा दिशा को इंगित करता है। साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम। इसका आंसर है हमारा बी नॉर्थ। हम पोल स्टार, ध्रुव तारे को हम क्या बोलते हैं साथ में? ध्रुव उत्तर तारा, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। देखते हैं इसकी इमेजेस। ये देखिए, जो आसमान में सबसे ज़्यादा चमक रहा है ना तारा, सबसे ज़्यादा जो चमक रहा है, जिसकी रोशनी हमें सबसे तेज़ दिखाई दे रही है, वो है हमारा ध्रुव तारा, ठीक है। और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। इसको देखकर ही हमें रात में पता लगा सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे सिर के ऊपर, हमारे आंखों के सामने नॉर्थ है, तो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमारे सिर के पीछे आता तो वो साउथ। इस हिसाब से पुराने लोग जो रात के समय में यात्राएं करते थे, ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो इन्हीं तारों की दिशाओं को देख के जाते थे। वो इस नॉर्थ तारे की बहुत ज़्यादा हेल्प लेके जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। शुद्ध ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ए सैटर्न एंड जुपिटर, शनि और बृहस्पति, बी मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति, सी अर्थ एंड मार्स, पृथ्वी और मंगल, डी सन एंड मरकरी, सूर्य और बुध। इसका आंसर है हमारा बी मार्स एंड जुपिटर। क्या आंसर है? मार्स और जुपिटर। हम इसको बोलते भी हैं, ये हमारे यहाँ पे सन आ जाता है, उसके बाद आते हैं हमारी मरकरी, फिर आते हैं वीनस, फिर आते हैं अर्थ, फिर आते हैं मार्स, और इसके बीच में हमारे छोटे 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 पत्थरों की एक बेल्ट दिखाई देती है हमें, ठीक है। पत्थरों की एक बेल्ट दिखाई देती है जो बहुत चौड़ी होती है, पूरे ऐसे घूम रही होती है। उसके बाद फिर हमारा आता है जुपिटर, और फिर सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। इन चारों को हम आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट बोलते हैं, और इन चारों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट, बाह्य ग्रह। इसी शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट की वजह से, ठीक है। और ये चारों के चारों सन के पास होते हैं, और ये चारों सन से दूर होते हैं। और ये चारों किसके बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं पत्थरों के, और ये चारों बने हुए हमारे गैस के,
ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बराबर में कौन आ गया? जुपिटर। ठीक है, सो ये देखिए, ये रहा हमारा मार्स और ये रहा हमारा जुपिटर। इसके बीच में सारे के सारे क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, शुद्ध ग्रह पट्टी। ये चारों हमारे आंतरिक ग्रह और ये चारों हमारे बाह्य ग्रह। ठीक है, ये सन के पास में है और ये सन के दूर में है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा इज नाउ एट। कालीबंगा अभी कहाँ है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी कराची। इसका आंसर है हमारा सी राजस्थान। काली बंगन यानी काली चूड़ियाँ। ठीक है, बंगन यानी चूड़ी, काली यानी काली। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये उस टाइम का है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है। ये देखो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स इन सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहला शहर था जो हमें मिला है सिंधु घाटी का। राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, जहाँ से हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, चूहनो दारो, धोलावीरा, लोथल। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी सिंधु नदी है यहाँ से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और जो इसकी सहायक रिवर्स हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ये ब्यास, ये जो सभ्यता थी इसकी ही चारों तरफ फैली हुई थी। यहाँ से जैसे काबुल आ गए, शोक आ गए, नुब्रा आ गए, इसके चारों ओर ही फैली हुई है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट ग्रेनरी फाउंड एट। सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाने वाला महान अन्नागार कहाँ मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। इसका आंसर है हमारा ए हड़प्पा। जो ग्रेट ग्रेनी है, महान अन्नागार यानी कि बहुत बड़ा अन्नागार, जहाँ पे कि स्टॉक होता है, कमरा टाइप का मान लो, जहाँ पे हम अनाज रखते हैं। ठीक है, उसको हम अनाज रखते हैं, इसको हम बोलते हैं अन्नागार। ये आज भी होते हैं, जब भी होता था। द ग्रेनी ऑफ हड़प्पा इज फाउंड ऑन माउंट एफ। ये एक जगह है हड़प्पा में जहाँ ये पाई गई है। इट इज़ अ ब्रिक स्ट्रक्चर that was built on a massive brick foundation over 45 meters north south and 45 meters east west। ये क्या है? ईस्ट वेस्ट और सब जगह से 45 मीटर था, यानी ये रेक्टेंगुलर था। ठीक है, और ये सारे का सारा ईंटों का बना हुआ था। इसमें 6 रूम थे। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें ना छत भी थी, पर वो टाइम के साथ साथ उतनी मजबूत नहीं बनाई गई होगी कि वो जो छत है वो टूट गई, और हमें ऐसा टूटा फूटा सा एक नक्शा प्राप्त हुआ है, जिससे कि पता चला है कि ये क्या है? एक अन्नागार था, ग्रेनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिटाडेल? सिटाडेल क्या है? ए अपर टाउन, बी लोअर टाउन, सी बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ देम। ये जो मेरे क्वेश्चंस है सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। सिटाडेल है हमारा अप्पर टाउन। क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? एक नगर को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक होता था ऊपरी हिस्सा, एक होता था निचली हिस्सा। ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा होता था वो थोड़ा सा इसके मुकाबले ऊंचा होता था। ठीक है, वो थोड़ा ऊंचाई में बना दिया जाता था, और जो लोअर टाउन होता था वो थोड़ा नीचे, वो मतलब इनका मुकाबला नहीं होता था। इसमें बस एक गेट बना दिया जाता था जहाँ से आने जाने की
जगह होती थी इन गेट के थ्रू, ठीक है, आने जाने की जगह होती थी। अब यहाँ क्या होता था, यहाँ रहते थे आम लोग, ठीक है, यहाँ रहते थे बड़े लोग, जैसे राजा हो गए और राज के कार्य करने वाले हो गए, ऐसे ही लोग रहते थे। डिवीजन ऑफ सिटीज, एक होता है लोअर, एक होता है अपर। ये देखो जो ऊंचाई पे बना रखा है ना, वो है हमारा सिटाडेल, और एक जो निचलाई पे बना रखा है वो होता है लोअर टाउन। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन सारे के सारे शहर दो भागों में डिवाइड कर रखे थे, दो भागों में डिवाइड कर रखे थे। एक हो गया सिटाडेल और एक होता है हमारा लोअर टाउन। सिटाडेल जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि बड़े काल जैसे कि राजा रानी हो गए और जो उनके राज के कामों के लिए बिल्डिंग्स हो गए हैं, वो सारे के सारे लोग और वहाँ पे काम करने वाले लोग रहते थे। लोअर टाउन में कौन रहते थे, छोटे लोग, जैसे कि आम आदमी, वो लोग रहते थे, जैसे कि जो खेती करते हैं, बुनाई करते हैं, जो अपना घर चलाते हैं, हाउसिंग फॉर पीपल, ठीक है, लोगों के लिए रहने के लिए जगह थी, आम लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम बताइए। नेम द पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी चन्होदारो, डी मांडा। इसका आंसर है हमारा बी लोथल। क्या है ना, लोथल हमारा गुजरात में है। कहाँ में है, कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। जैसे हमारा ये एरिया बन रहा है ना गुजरात का, ये यहाँ पर है लोथल। तो ये लोथल में जो है बहुत ही, जैसे कि बहुत ट्रेनिंग वाले लोगों को यहाँ पे शिप लाने दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी कम जगह है कि फंस सकता था, इसलिए लोथल में बहुत ही ट्रेनिंग वाले लोगों को ही एंटर किया जा सकता था। ये देखिए उन्होंने इस टाइप से बंदरगाह बना रखा है। यहाँ से शिप आ रहे हैं, यहाँ से शिप आ रहे हैं, जो इनको यहाँ पे आना है लोथल में इंडिया में, वो यहाँ पे इस बंदरगाह पे रुक रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा लोथल। देखो डॉकयार्ड क्या है हमारा, लोथल। अ डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल, सो दे मस्ट हैव बिल्ट शिप्स एंड यूज देम फॉर ट्रेड विद अदर प्लेसेस। द हाइड्रोग्लिक नॉलेज of the ancient Harappans can be judged by the fact that boats could dock at Lothal in 1850s. It is said that then the dockyard could hold 30 ships of 60 tons each or 60 ships of 30 tons each. Harappan seals have been found here. क्या है इसमें, ये माना जाता है कि यहाँ पे कि 30 शिप जो 60 टन कुछ भी सामान लेके खड़ी हो सकती थी। यह 60 शिप 30 टन सामान लेके खड़ी हो सकती थी इस जगह पे जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। और ये क्या है कि इतना था कि ये 1850 तक बहुत ही अच्छा डॉकयार्ड था। अभी पता कैसे लगाते कि यहाँ डॉकयार्ड थे, सब ना खुदाई में मिलती है कि यहाँ गड्ढा बना रखा है, फिर ऐसा ऐसा जगह है जो कि समुद्र से जाके मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये डॉकयार्ड बना रखा है, यहाँ से शिप आ रहे थे, सामान लिया जाता था। और देखो यहाँ पे खुदाई में हमें क्या मिला है, हड़प्पन्स की सील, यानी कि जो हड़प्पा की जो जगह थी वहाँ से यहाँ का व्यापार होता था, ट्रेड होता था। हड़प्पा कहाँ है, यहाँ पे हमारे सिंधु के पास, लोथल कहाँ है, यहाँ, यहाँ से यहाँ व्यापार होता था। और यहाँ का जो लोथल हमारे इंडिया से, भारत से और जगह भी व्यापार होता था शिप के थ्रू, जो पानी के रास्ते से वो जा सकते थे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और जो सभ्यता थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके साथ साथ हमें वहाँ पे उनके ट्रेड मिला है, जैसे कि वहाँ का सामान यहाँ मिला और यहाँ का सामान वहाँ मिला है। ये देखिए हमारा यहाँ है हमारा लोथल। अब ये देखो ये जगह कितनी पतली है, इस जगह पे शिप लाना बहुत ही ट्रेनिंग वाली बात होती थी उस टाइम पे, यानी कि वो लोग शिप चलाने में भी ट्रेंड थे। ये रहा हमारा मांडा, चुन्होदारो, राखीगढ़ी, ठीक है। देखो ये रही हमारी इंडस रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है। ये बह रही है हमारी झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास, सतलुज। और इसकी यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ बहती है, काबुल, गिलगित, और यहाँ पे श्योक, नुब्रा, और इसी के आसपास देखो नदी के आसपास ये सारा का सारा इनका ये बसे हुए हैं ये लोग। तो ये माना जाता है कि पानी के लिए पानी के आसपास ही पुराने लोग बसते थे, क्योंकि उनको पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और वो पीने के लिए, रहने के लिए जैसे पानी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो उनको आसानी से अवेलेबल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? विच सिविलाइजेशन वाज कॉन्टेम्पररी टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बी रोमन सिविलाइजेशन, सी ग्रीक सिविलाइजेशन, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर है हमारा ए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये हमारी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन ये कैसी है? एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, इंडस सिंधु घाटी इंडस वैली से हमारी कैसी है? शहरी सभ्यता है, अर्बनाइजेशन है ये। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडस वैली इज कंटेम्पररी विद द civilization of Mesopotamia and ancient Egypt. The civilization is famous for its large and well-planned cities. Over 1052 cities and settlements have been found. Mesopotamia and Indus Valley civilization can be called contemporary civilization as there was evidence of the trade between these civilizations found in excavation of Mohenjo-daro. क्या लिखा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की समकालीन है और इजिप्ट की भी समकालीन है। मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1052 सिटीज़ थी। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन हमारी कैसे मानी जाती है? बहुत बड़ी और वेल प्लान्ड होती है, क्योंकि इसकी जो नालियाँ थी वो 90 डिग्री पे कटती थी, और सड़कें भी, और नालियाँ जो होती है ना वो घरों से अटैच होती थी, और सबके घरों में अपना एक बाथरूम होता था। वहाँ नहाने के लिए वो लोग बाहर नहीं जाते थे, उनके पास ना कुआं होता था। और सड़कें 90 डिग्री पे कटी होती थी, कोई भी ऐसी नहीं होती थी कि कोई पतली है कोई छोटी है, सारी की सारी गली एकदम परफेक्ट बना रखी थी। लेकिन मेसोपोटामिया में इतनी कम चौड़ी गलियाँ थी कि वहाँ पे लोग किसी भी वाहन के थ्रू अपना सामान नहीं ले जा सकते थे, वो किसी जानवर पे ले जाते थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, इंडस वैली मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वहाँ के चीज़ें मिली हैं वहाँ पे एक दूसरे से। कहाँ? खुदाई में, मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की चीज़ें मिली हैं। मेसोपोटामिया में भी कहाँ की चीज़ें मिली हैं? इंडस वैली की। अभी मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया था टिग्रस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में है। मेसोपोटामिया को एक और नाम दिया जा सकता है, क्या? दो नदियों के बीच की ज़मीन, दो नदियों के बीच की ज़मीन, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? ए 14 जून 1798, बी 14 जुलाई 1789, सी 20 जून 1795, डी 20 जुलाई 1794। इसका आंसर है हमारा बी 14 जुलाई 1789। और ये क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में। क्यों हुई थी? द रेवोल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्ट्रेस पीसन द बेस्टाइल। अभी क्यों हुई थी? क्या था? वहाँ का राजा बना था लुई 16। जब वो राजा बना तो उसने क्या देखा कि वहाँ का जो खजाना है वो खाली पड़ा है। ठीक है, अब उनके पास जब पैसे नहीं है तो वो नगर के लिए काम क्या कर सकते हैं? अपने सैनिकों को क्या तनख्वाह दे सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि लोगों पे कर लगाने शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा कर लगाते रहे। फिर मीटिंग होती है उनके, वो राजा खुद ब खुद ना ये डिसीजन नहीं ले सकता कि वो ये कर सीधा लोगों पे थोप देगा। तो वहाँ पे क्या होता था? एस्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। वहाँ पे 3 टाइप के लोग होते थे। एक होता था राजा, ठीक है, एक होता था कुलीन वर्ग से जो होते थे,
और एक होते जो आम लोग होते हैं। तो इनका परसेंटेज कुछ ऐसे बटा हुआ था कि कितने भी डिसीजन ले ले वो राजा के हक में ही जाता था, क्योंकि कर किसको नहीं देना होता था, राजा को कर नहीं देना होता था। और जो कुलीन वर्ग थे जैसे कि पोप हो गए, जो बड़े बड़े ओहदों पे होते थे, राजा के मंत्रियां होते थे, उन सबको कर नहीं देना होता था, टैक्स नहीं देना होता था। तो टैक्स सिर्फ कौन पे करता था, आम लोग। ठीक है, जो मिडिल क्लास थे, लोअर क्लास थे, इन्हीं को ही टैक्स देना पड़ता था, इन दोनों को टैक्स नहीं देना होता था। और इन लोगों ने अपनी मीटिंग कुछ इस टाइप से फिक्स कर रखी थी, होता वोटों के आधार पे था, लेकिन ये जो थर्ड लोग होते थे ये कभी भी इनका वोट नहीं जीत पाते थे, क्योंकि इनके लोग कम होते थे और इन दोनों के लोग ज़्यादा होते थे। तो हमेशा जो भी टैक्स होता था वो इम्प्लाई करने लग गई है। एक दिन लोगों ने क्या किया, थर्ड लोगों ने इनको बाइकआउट कर दिया। तो उसके बाद एक धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि वो रेवोल्यूशन हो गया। उन लोगों को लगा कि जो लोग रहते थे फ्रांस में, उन लोगों को लगा कि राजा उन्हें मारने आ रहे हैं, राजा ने अपने सैनिक भेज दिए उन्हें मारने के लिए। तो उन्होंने उसके विरोध में हथियार उठा लिया और एक बैस्टिल नाम का किला था उस पर हमला बोल दिया। तो ये जो बैस्टिल नाम का किला था, जिसमें जितने भी लोग जेलों में बंद थे उन सबको ये लोग आज़ाद करा लेते हैं। और वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे उतने पर्याप्त बंदूकें वगैरह बारूद मिल जाएगा और कुछ ना कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि लोगों को खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। तो ये लोगों ने सबसे पहले बैस्टिल का किला तोड़ा और वहाँ पे जेलों में कैद लोगों को छुड़वा दिया ताकि वो लोग उनका साथ दें। और वहाँ पे शुरू किया उन्होंने रेवोल्यूशन, ऐसे शुरू किया। और वो कब तक चला, 1794 तक। ठीक है, रेवोल्यूशन कब तक चला, 1794 तक। वो अलग अलग कारणों से रेवोल्यूशन होते रहे। फिर वहाँ पे इस रेवोल्यूशन के बाद राजा का जो शासन था वो खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन? ए देवनागरी, बी रोमन, सी अननोन, डी क्यूनिफॉर्म। इसका आंसर है हमारा सी अननोन। ठीक है, देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है, रोमन हमारी मैथ की जिसमें हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट सेकंड, अननोन यानी कि अज्ञात लिपि जो अभी तक हम पता नहीं लगा पाए, क्यूनिफॉर्म हमारी मेसोपोटामिया की लिपि है। इसको हम अननोन भी बोल सकते हैं, फिर पिक्टोरियल मेथड भी बोल सकते हैं, चित्रात्मक लिपि। ये देखिए, ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि। अब क्या होता था, वो लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लिख लेते थे, तो इसलिए ना इनको पहचान में नहीं आ पा रहा कि हम शुरू कहाँ से करें। और एक ही चित्र का ना एक मतलब नहीं होता, एक चित्र का बहुत सारा मतलब निकाल लिया, तो हर जगह ना फिक्स नहीं बैठ रहा। जैसे ये ए के लिए ही हो, ऐसा फिक्स नहीं बैठ रहा कि इसका मतलब ए है या इसका मतलब बी है, तो ये फिक्स नहीं हो रहा। इस वजह से अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। अगर ये लिपि पढ़ने में आ जाना तो सिंधु घाटी के अभी तक हमारे पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लिखा हुआ है। जितना हम खुदाई पता लगा पा रहे हैं बस उतना ही लगा पा रहे हैं। ये देखो, ये हमारा एक टैब है। टैब इसलिए बोलते थे, मेसोपोटामिया में ऐसे यूज़ होता था। ये हमारी क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है, इनके पास हर एक अक्षर के लिए उन्होंने डिक्शनरी तक बना रखी थी। ये एक ऐसी पहले सभ्यता थी, सबसे पहली सभ्यता जिससे लिखना पढ़ना जाना, और बहुत सारी मैथ की चीज़ें भी करी हैं इन्होंने। और उन्होंने ऐसे ऐसे ना टैबलेट से बना रखे थे मिट्टी के। ये गीली मिट्टी के बनते थे, फिर उसमें खुदाई करके जो जो उन्हें लिखना होता था लिख देते थे। और जैसे वो काम पूरा हो गया, जैसे कि मान लो कि ना मुझसे किसी ने उधार लिया, तो जिसने मुझसे उधार लिया मैंने उसके सामने टैबलेट बनवा कर इस पर खुदवा के लिख लिया और उसने मेरा पैसे वापस कर दे, तो ये टैबलेट किसी काम का नहीं, तो उस टैबलेट को फेंक दिया करते थे ऐसे ही। तो ये काम करने के लिए भी एक स्पेशल लोग होते थे, क्योंकि हर किसी के बस की ये काम नहीं था इतनी सफाई से ये काम करना, गीली मिट्टी को किस तरह से पकाना है, कैसे करना है। तो इसके लिए राजा ने अलग तरीके से लोगों को नियुक्त कर रखा था और अपने हर एक शब्द के लिए एक डिक्शनरी नियुक्त कर रखी थी। ठीक है, क्यूनिफॉर्म इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम, writing upon clay tablets with the reed stylus. Cuneiform writing was used from its invention around 3500 BC
until the early centuries AD, mainly found in ancient Mesopotamia, modern Iraq and eastern Syria. The cuneiform script was used to write the first written language Sumerian and then Akkadian. इसमें क्या है कि क्यूनिफॉर्म हमारा सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है. क्या है सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम? क्लियर टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था. रीड स्टाइलस मतलब एक इस टाइप की चीज़ होती थी कोने सी, ठीक है. इससे खोद खोद के ना वो लिखते थे, इसी से खोदते थे मिट्टी के ऊपर, इससे लिखते थे, ठीक है. क्ले टैबलेट्स उनको ही बनेंगे, मिट्टी के टैबलेट्स जो इतने चौड़ाई में और लंबाई में पक्के होते थे, उस पर अपना वो सब कुछ लिखते थे कि किसने क्या क्या लिखा. जैसे किसी भी राजा का आदेश होता था तो इसी टैबलेट पे लिख दिया करते थे. ऐसे वो मिट्टी की टैबलेट्स बनाते रहते थे. और मेसोपोटामिया कहाँ है हमारा? मॉडर्न इराक और ईस्टर्न सीरिया. ये देखो, इराक और सीरिया मिलाकर हमारा मेसोपोटामिया बनता है. यूनिफॉर्म सुमेरियन अकेडियन लैंग्वेज थी. सबसे पहले जो वहाँ पे राजा थे वो सुमेरियन थे, ठीक है. तो इस लैंग्वेज को हमने सुमेरियन कहा. उसके बाद उसमें अकेडियन राजा आ गए जिसने अपनी भाषा में कुछ बदलाव किया. उन्होंने अपनी अलग डिक्शनरी बनाई, उसको अकेडियन डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या क्या होता था देखो, उन्होंने राजकीय जो भी शासन हो गया, जो भी उन्होंने बात बोला, क्या क्या है, राजा ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, आज क्या किया, ये सब कुछ उन्होंने लिख दिया, सुमेरियन लिटरेचर में लिख दिया. तो इसलिए हमें मेसोपोटामिया के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि एक तो पढ़ी भी गई, उनकी हमें डिक्शनरी भी मिली और उनको हमने अपनी भाषा में कन्वर्ट भी कर पाए. लेकिन सिंधु घाटी के बारे में देखा हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा कि हाँ उसमें है क्या. इसलिए हमें मेसोपोटामिया के बारे में सब कुछ पता है. अब पता है क्या होता है, जैसे कि अब जैसे हम हैं यहाँ पर, हम रहते हैं, अब हमारा एड्रेस प्रूफ है, सब कुछ है, उसको हम दिखाएंगे तो पढ़ के समझ जाएगा ना कि हमारा ये नाम है, और आधार कार्ड बने हुए हैं हम सबके कि हाँ इसका ये नाम है, ये है, वो है. अब जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, जगह कौन सी थी, क्या नहीं थी, इधर क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, तो हम अभी तक उसके बारे में इसलिए अधूरा है जानना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में. सो गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन करना, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.